इस वक्त में आप जानते हैं कि ये वक्फ एक्ट में जो संशोधन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है देश के सामने भी और मीडिया के सामने भी। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बात कही है। उसको ये समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगाया है। ये बात सही है कि एक दिन पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता तो शायद सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कुछ सेक्शंस पे स्टे लगा, इंटरिम स्टे लगा दे, लेकिन सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके ये बात कही कि हम 8 दिन में अपना पक्ष रखेंगे, आप 8 दिन तक के इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 8 दिन तक वो आगे बढ़ाने के बजाय अगले दिन उसको ऊपर सुनवाई हुई है और अगले दिन सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये बात रखी कि हम 2 चीजों पर आपको अश्योरेंस देते हैं कि इसमें हम ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एक बात ये थी कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर के कैटेगरी में आती हो, चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे नॉट नोटिफाइड हो, उन पर ये कानून इंटरिम तौर पर नाफिज नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगली तारीख तक। और दूसरी बात ये कि ये जो इसमें सरकार को ये इजाजत दी गई है कि वो नॉमिनेट करे बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी, ये परिणाम पर भी हम स्टे लगा कर रखते हैं अगली तारीख तक के। तो वो अंडरटेकिंग कोर्ट ने मानी है और ये कहा कि अगले जो डेट है उस वक्त तक ही ये इंटरिम स्टे रहेगा। हमारा मानना ये है, डायरेक्ट हम जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो बुनियादी तौर पर ये बात कहने के लिए गए थे कि ये पूरे वक्फ कानून पर स्टे लगाए जब तक कि इस पे बहस चलती है। देखिए, बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि आखिर सरकार ने जो संशोधन किए हैं वो इतने क्या अहम है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ खड़ी होगी। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई है, पूरा विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हो गए, इसके साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग खड़े हो गए। तो ये बात समझनी चाहिए कि आखिर क्या बात हुई है। देखिए, हमारे देश के अंदर ये जो कानून में संशोधन किया गया है, इसने संविधान के बाद फंडामेंटल राइट को बुरी तरह क्रश किया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसलिए कि जो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है, लेकिन इस खास विषय में सरकार ने जो दूसरे इंडोमेंट्स हैं, हिंदू इंडोमेंट्स हैं, सिख इंडोमेंट्स हैं, बौद्ध इंडोमेंट्स हैं, क्रिश्चियन इंडोमेंट्स हैं, उन पर जो प्रोटेक्शन है वो एज इट इज बाकी है। लेकिन वक्फ पर, मुस्लिम वक्फ पर जो प्रोटेक्शन थे उन सबको विड्रॉ कर दिया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, भेदभाव करता है समुदाय के दरमियान। वो क्या चीजें हैं जो इसको विड्रॉ किया गया है, ये बात भी हमारे सामने रहनी चाहिए। इससे ही आपको ये अंदाजा होगा कि आखिर इस पे इतनी मुकाबला क्यों हो रहा है पूरे देश में। पहली बात ये की है कि इसमें ये कहा गया कि हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। वो ये कहता है कि अगर सरकार ने किसी भी आदमी ने किसी और आदमी की जमीन पे कब्जा कर लिया है, इंक्रोच कर लिया है, तो अगर 12 साल तक उसको चैलेंज नहीं किया गया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जिसने कब्जा किया वो जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन इस प्रोविजन से सरकारी जमीनें और वक्फ की जमीनें, चाहे वो मुस्लिम वक्फ हो, चाहे हिंदू वक्फ हो, चाहे सिख वक्फ हो या ईसाई वक्फ हो, सरकारी जमीनें जो हैं, ये जो औकाफ है या वक्फ प्रॉपर्टीज है या हिंदू इंडोमेंट है या सिख इंडोमेंट है या बुद्धिस्ट इंडोमेंट्स हैं, उन सबको ये प्रोटेक्शन हासिल था कि उनकी जमीन पे 12 साल या 100 साल तक भी किसी ने कब्जा कर लिया तो जमीन उसकी नहीं होगी।
ये प्रोविजन वक्फ से विड्रॉ कर लिया। अब वक्फ की जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, 12 साल तक वक्फ बोर्ड ने चैलेंज नहीं किया तो जमीन जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। तो ये भू माफिया को फेवर करता है ये विड्रॉ। दूसरी बात उसमें ये कही गई है कि एक प्रोविजन था इसके अंदर वक्फ एक्ट 1995 में कि जो वक्फ बाय यूजर है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, वहां मस्जिद बनी हुई है, कब्रिस्तान बना हुआ है, ईदगाह बनी हुई है, कोई और चीज बनी हुई है, अगर वो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ है तो फिर वो वक्फ है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड में हो या ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो या ना हो, अगर वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो वो वक्फ है। आपके लिए बात होनी चाहिए कि आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले, 700 साल पहले अगर कोई जमीन किसी को दान दी गई तो उस वक्त कागजात नहीं होते थे कि आप कहें कि रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड दिखाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाइए। सिर्फ ये मुसलमानों के साथ नहीं है, आप तिरुपति माला मंदिर चले जाइए, आप कितनी बड़ी, जितने पुराने पुराने मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, वो उसके पास पेपर्स नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के इस्तेमाल में आ रही है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसा है, दरगाह है, तो उसके पास कागज हो या ना हो, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो जमीन वक्फ की जमीन मानी जाए। इसमें संशोधन ये कर दिया सरकार ने कि अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है तो वो जमीन वक्फ की जमीन नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि अगर किसी ये वो जमीन जो अब तक इस्तेमाल होती रही वक्फ बाय यूजर में, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि हर रोज एक नया डिस्प्यूट, आज आप देख रहे हैं खड़ा हो रहा है, संभल का खड़ा हो गया, ज्ञान वापी का खड़ा हो गया, मथुरा खड़ा हो गया, और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टी वक्फ से निकाल दी जाए। और दूसरी बात ये है इसमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए पेपर होते तो रजिस्टर्ड हो चुके हो तब तक वो, तो वो इस तरह से वो चीज हासिल करें। ऐसी प्रॉपर्टी 8 लाख मस्जिदें हैं, जिसमें से 4 लाख मस्जिदें इसी कैटेगरी में आती है। तीसरी बात यह है कि सरकार, आप जानते हैं कि उसको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल दो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है वक्फ एक्ट। अब इस कानून के जरिए से ये कहा गया, पहले वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो लोग आते थे वो इलेक्ट होकर आते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केसेस थे, मेंबर ऑफ असेंबली केसेस थे, गवर्निंग आपके इसके बार काउंसिल में से या आपके एडमिनिस्ट्रेशन में से, ब्यूरोक्रेसी से। अब वो इसको इलेक्शन को खत्म करके नॉमिनेशन कर दिया, यानी सरकार नॉमिनेट करे। तीसरी बात ये कि उसमें पहले ये था कि जो मेंबर होंगे वो एक्सक्लूसिवली मुसलमान होंगे। पहले उसमें ये प्रोविजन लाया गया कि 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे। इसके अलावा ये बात कही गई है, बाकी जो शर्त थी कि वो बाकी मुसलमान होंगे, वो शर्त भी हटा दी। तो ये कहना कि सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम, हालांकि सरकारी वकील बार बार ये कह रहे थे अदालत में कि 2 कब तक 2 ही रहेगा, लेकिन जब कानून में लिखा हुआ नहीं है फिर 2 कैसे रहेगा? तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। यही चीज डिस्ट्रिब्यूटी इसलिए है कि हिंदू एंडोमेंट में जाइए तो उसके लिए कंपल्सरी है वो हिंदू होना चाहिए मेंबर। सिख एंडोमेंट में जाइए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नॉन सिख उसका मेंबर नहीं बन सकता, तो ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 और 26 जो फंडामेंटल राइट है, जो हर धर्म के लोगों को आजादी देता है अपने धर्म पर चलने की और अपने धर्म के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने की, उसको मैनेज करने की, उसको चलाने की, या सरकार वो भी मुसलमानों के हाथ से छीन रही है। तो मैंने ये जो सिचुएशन है, आप तफसील से वाकिफ होंगे इसमें पूरे बात से, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस पर आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड ने एक कैंपेन लॉन्च की है 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है देश के अंदर, तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी फैसला किया था पहले ही कि हम एक वीक की कैंपेन चलाएंगे 20 तारीख से लेकर 27 तारीख। तो ये कैंपेन कल से शुरू हो रही है। इसके अलग अलग प्रोविजन है, वो हमारी इस कैंपेन की कन्वीनर मैडम शीमा मोहसिन साहिबा, जो नेशनल सेक्रेटरी भी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की, और बेंगलोर की एक प्रोमिनेंट हस्ती है और वहाँ की
बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है यतीम खाना, जो अगेन वक्फ प्रॉपर्टी है, उसकी सेक्रेटरी हैं, तो वो आप सामने बात रखेंगे। हमारे सामने जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रईसुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, जो बंगाल से आते हैं और जो अच्छे बड़े विद्वान हैं वहाँ के, और हमारे त्रिपाठी साहब के साथ में है रविशंकर त्रिपाठी साहब। आप जो है बस्ती से ताल्लुक रखते हैं, उसी जगह ताल्लुक रखते हैं जहाँ से हमारे वक्फ जेपीसी के चेयरमैन साहब जहाँ से आते हैं, वही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं। तो ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। तो मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि ये वक्त का जो प्रोविजन लाया गया था, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है और मुसलमानों की औकात को छीनने की एक कोशिश है। तो इसके खिलाफ हम पूरे देश में अभियान छेड़ रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक खास धर्म की पार्टी नहीं है, सब धर्मों के लोग इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी इंजस्टिस के साथ, चाहे किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा हो या किसी वर्ग के खिलाफ हो रहा है, हम लोग हमेशा खड़े होते हैं। इसी बुनियाद पर हमने फैसला किया है, हम इसके खिलाफ पूरे देश में एक अभियान छेड़ेंगे। तो मैं हमारी नेशनल जनरल सेक्रेटरी शीमा मोहसिन साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। Party of India, as you know, is a very big political party. It was launched 11 years back. और हम जो हैं, we stand up for the rights of all the marginalized sections of the society. We live in a country, India, which is a diverse country, which is a plural country, where people of different faiths and religions stay together in harmony. ये अच्छी बात है कि, and it's a very unique thing of our nation, कि यहाँ के लोग जो है आस्था पे यकीन रखते हैं, फेथ के ऊपर यकीन रखते हैं और बहुत सारे अपने दान करते हैं in the name of religion for God. There are so many endowments in India, whether it is Sikh endowment, whether it is Hindu endowment, whether it is Christian endowment, and the Muslim endowment is known as Waqf. Here in Muslim endowment, we do the charitable work, we do religious work as well as pious work, and we contribute in the name of God. So the God becomes, Almighty God becomes the sole owner of it. It is very unfortunate that till recent times, the endowments of any religion were protected. The present Waqf Amendment Act 2025 stands to encroach that liberty, that rights which are constitutionally guaranteed to all the citizens of this country. Article 25, which talks about right to practice, profess and propagate religion, is under attack. Article 26, which talks on management rights given to the community, are under attack. This is a process through which government wants to encroach the Muslim properties. It's a direct attack on the fundamental rights of the Muslim citizens. Welfare Party of India, a value-based political party, will always stand for the rights of the marginalized sections of the society, and we have launching a campaign. हम एक कैंपेन अभियान चलाने वाले हैं, क्योंकि उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोशिश करते हैं। तो अभियान चला रहे हैं 20 तारीख से 20 to 27। इसमें जो है चंद बातें तो डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट सब कुछ तो कवर कर लिया है, जो बातें रह गई हैं उनको मैं उनके बारे में बता देती हूँ। इस एक्ट में कहा गया है कि दे वांट टू एम्पावर, औरतों को एम्पावर करने के लिए लाया गया है। ऐसा दावा सही नहीं है, बिकॉज आई एम द लिविंग एग्जाम्पल, एक जीती जाती मिसाल हूँ, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ इन द ईयर 2008। और ये भी जो कहा जा रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शंस को ला रहे हैं, एक सेक्टेरियन टाइप डिवाइड दे वांट टू ब्रिंग अबाउट इन द मुस्लिम कम्युनिटी। क्या बोहरा के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाए, आगा खान के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाए, ये एक अटेम्प्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम सोसाइटी को डिवाइड कर दे, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर में वेदर इट इज बोहरा प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टीज और आगा खान वक्फ प्रॉपर्टीज, ये प्रोटेक्टेड थे। They had their own मुतवली, मुतवली is the caretaker, and इसके बावजूद ये कहना कि उनके राइट्स के लिए लाया जा रहा है, it is absolutely wrong। और ये कहना कि हम उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ला रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में,
2 is minimum, and this can go up to around 12 out of 22 in Waqf Council, and it can happen around 7 out of 11 in Waqf Board. So this is a direct attack in removing the minority status of the Muslim properties, Muslim endowments. तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। ये कहना कि हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो अगर ट्रांसपेरेंसी की ही बात थी, अगर वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने की ही बात थी, तो ये नहीं होता कि जहाँ पे एनक्रोचमेंट है, जहाँ पे सजा ज्यादा थी, 2 साल की सजा, उसको उन्होंने घटाकर 6 महीने किया, और 2 साल की नॉन बेलेबल क्राइम को उन्होंने घटा के 6 महीने की बेलेबल क्राइम बना दिया है, ऑफेंस। So these are all the kinds of steps that is being taken, and all in short I can say that the Muslim community are very disheartened about what is happening, and a lot of hope is there on the Supreme Court of India. Last just 2 days back the Supreme Court ने जो जिस तरीके से उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं एंड स्टेइंग के बारे में on certain clauses, हम चाहते हैं कि all 44 clauses, और rather it is 48 आफ्टर द जीपीसी के रिपोर्ट के बाद 48 क्लॉजेस में जो अमेंडमेंट लाया गया है, और 48 क्लॉजेस नीड टू बी स्टेड। तो हम इसके बारे में कोशिश करेंगे, और ये जो अभियान जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया चला रही है, यहाँ लोगों की में थ्रू आउट द कंट्री एक जागृति लाएंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर द राइट्स, व्हाट इज द वक्फ एक्ट 1995 टॉक्स अबाउट, इसके बारे में जागृति भी लाएंगे। और ये एक जो अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज को, मुस्लिम सिटीजन्स को, ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट इट मे बी द क्रिश्चियन कम्युनिटी, आफ्टर दैट सिख कम्युनिटी, एंड दिस विल कंटिन्यू। तो हम चाहते हैं कि एक अवेयरनेस आए, और द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री together in unison stand in solidarity to protect the rights of all the citizens that is enshrined in the constitution. तो हम ना सिर्फ जागृति लाएंगे, बट वी विल टेक आउट प्रोटेस्ट, वी विल हैव रैलीज, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जितने भी हैं उसको सब एग्जॉस्ट करेंगे और लोगों तक जाएंगे, एंड वी विल सी दैट दिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में जो ऑब्जेक्शनल क्लॉजेस हैं और 44 अमेंडमेंट्स, वो सारे के सारे विड्रॉ हो। थैंक यू। इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जो हमें भी सशंकित करती है, मैं हिंदू हूं, सशंकित करती है, जैसे सेक्शन 14, 25, 26 हमें भी सशंकित करती है। हमारे पास भी मंदिरों में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो मुगल काल के पहले से हमारे पास हैं, मंदिरों के पास हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। और सरकार की नीयत इस मामले में बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कि ये जमीन किसकी लेना चाह रहे हैं, किसका लेना चाह रहे हैं, किसके लिए लेना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त वोट को लेकर के मुसलमान से ज्यादा हिंदू भी लड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो भी वकील खड़े हुए थे 99% हिंदू ही है। फैसला करने वाला भी हिंदू है। और पार्लियामेंट वोट के जितने हिंदू हैं, विधायक हैं, काफी संख्या में इसके खिलाफ है। एक गुजारिश मैं पत्रकार बंधुओं से जो हिंदू हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो भी आए इस न्याय की लड़ाई में। हिंदुस्तान के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान के विकास के लिए हम एक साथ रह करके विकास कर सकते हैं। जात और धर्म में बढ़ करके विकास नहीं कभी कर सकते हैं। हमारे बहुत से नौजवान पत्रकार हैं, भाई साहब लोग, मैं चाहता हूं कि आप लोग मजबूती के साथ खड़े। अगर डरेंगे सरकार से तो कभी अपने अधिकार को नहीं पाएंगे। आज तो किसी हालत में आप यूट्यूब पे आओ, कहीं जाकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर यही हालत रही सरकार की तो कल ये भी आपको नहीं मिलने वाला है। ये भी वीआईपी कल्चर में चला जाएगा, वीआईपी बच्चों के लिए होगा। वो विदेश से पढ़ के आएंगे, ये भी आपका ले लेंगे, क्योंकि वो भी बेरोजगार होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं आपसे
कि आप लोग इस लड़ाई में साथ हमें एक देश के मूल जो विचारधारा है, संविधान से भी जो ऊपर है हमारा भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं और एक साथ मिल करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। हमारे नेता लोग कहते हैं हमारे तुलना पाकिस्तान से की जाती है, हमारी तुलना चाइनीज से क्यों नहीं की जाती, चीन से क्यों नहीं की जाती है। वहां का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा देश के लिए लड़ता है और यहाँ जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, ताकतवर हैं, राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, वो जात और धर्म के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बेरोजगारों के नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, उनकी शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ते, उनकी गरीबी की लड़ाई लड़ते। हम जो लड़ाई लड़ते हैं जात और धर्म अपनी गति बरकरार रखने के लिए, वो अब समय आ गया है कि हम लोगों को एक बार खड़ा होना पड़ेगा और इस भाईचारे को टूटने से रोकना होगा। ये चैरिटेबल प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पर्टिकुलर मस्जिद, मदरसा, गोरस्तान या इस तरह जो एंडोमेंट्स है, ये सब के लिए वक्फ किया जाता है। डीड में वही लिखा होता है, वही खर्च होता है। और वक्फ बोर्ड सिर्फ 7% ऑफ द प्रॉपर्टी, मतवाली जो असल मैनेजर है, मतवाली उस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं वक्फ प्रॉपर्टी देके, और मतवाली 7% उसका इनकम का वो वक्फ बोर्ड को भेजता है। वक्फ बोर्ड का मेंटेनेंस के लिए वक्फ बोर्ड सुपरविजन करता है, वक्फ बोर्ड डिस्प्यूट मीमांसा करता है, ये उनका काम है। तो वो हेल्पिंग बॉडी है, लेकिन वक्फ जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दरअसल मतवाली का हाथ में रहता है और मतवाली इंस्टीट्यूशन चलाता है। तो इसके उस इंस्टीट्यूशन में 93% इनकम वो मस्जिद में लगता है, मदरसा में लगता है, 7% ओनली वक्फ बोर्ड में आता है बोर्ड का मेंटेनेंस के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है, जो वक्फ बोर्ड के अंडर में बहुत सा प्रॉपर्टी है, वो चाहे तो डेवलप करे, कुछ नहीं कर पाएगा, वहां पैसा ही है नहीं। देखिए ये बात कही गई है इसमें, वक्फ की प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है। एक होती है रिलीजियस पर्पस के लिए, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, या आपके खानका हो, या दरगाह हो, या ग्रेवयार्ड। लेकिन एक और काम है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, वो जिसको कहते हैं कि यतीम खाना है, बेवाओं के लिए बनाया जाता है, ये प्रोविजन भी वक्फ के अंदर होता है। तो जो वाकिफ होता है, जो अपनी जमीन को वक्फ करता है, जो डोनर होता है, वो मेंशन करता है कि ये किस पर्पस के लिए वो चैरिटी दे रहा है। वो मस्जिद के लिए दे रहा है या ऑर्फनेज के लिए दे रहा है, वो मस्जिद के लिए दे रहा है या किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए दे रहा है। तो ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जो किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए दी गई थी, और वो चैरिटेबल पर्पस बाकी नहीं रहा, तो उस प्रॉपर्टी को डेवलप करके उसी तरह के सिमिलर पर्पस में लगाने का प्रोविजन होता है। ठीक है।